डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर को एडमिट करना सीखा, रिटायरमेंट सीखा, डेथ सीखा। रिटायरमेंट और डेथ में क्या हो रहा था, एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा था, पूरा बिजनेस नहीं बंद हो रहा था। अब हमको क्या करना है, पूरा का पूरा बिजनेस ही शट डाउन करना है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है पूरा बिजनेस बंद करने के? पार्टनर्स के आपस में झगड़े हो गए, या सेकंड रीजन कि हमारा पार्टनरशिप कुछ टाइम के लिए था, कि जैसे मैंने और बजाज ने मिलकर एक पार्टनरशिप की एक रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे ही वो रोड कंस्ट्रक्ट हो गया, हमको हमारा पार्टनरशिप एंड ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो डिसोल्यूशन मतलब क्या, पूरा का पूरा बिजनेस बंद करना। ये याद आएगा, ये याद आएगा। तो एज पार्टनर मेरे पास उतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि मैं पूरा बंद करने का प्रोसेस समझूं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करती हूँ। वो एक्सपर्ट मेरे बिहाफ पे सारे एसेट्स बेचेगा, वो एक्सपर्ट मेरे बिहाफ पे सारी लाइबिलिटीज पे करेगा, और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो वो एक्सपर्ट जो होता है, जो हमारा पूरा बिजनेस ट्रांसफर करके देता है, यानी बंद करके देता है, वो एक कौन सा अकाउंट बनाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, याद आ रहा है? तो पहले देखो प्रोसीजर कैसे होता है पेमेंट का। जब भी बिजनेस बंद होता है तो पेमेंट लाइबिलिटीज को किस वे से की जाती है। सारे एसेट्स बेचोगे, जो भी पैसे आपके पास आए उसमें से सबसे पहले गवर्नमेंट के टैक्सेस पे होते हैं। क्यों, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट क्यों नुकसान का है? तो सबसे पहले क्या पे होंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस या ड्यूज। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, जैसे असेट बेचना है, कोई मशीनरी बेचनी है, कोई व्हीकल बेचनी है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। कोई वैल्यूअर बुलाना पड़ता है आपको, जो वैल्यू करके देगा ये आपकी बिल्डिंग कितने की है। तो आप उसको खर्चा ही नहीं पे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही नहीं पे करोगे, तो असेट बिकेंगे क्या? असेट नहीं बिकेंगे तो लाइबिलिटी को कैसे पे करोगे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करो। तो गवर्नमेंट टैक्सेस पे करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करोगे। इसके बाद आप क्या पे करोगे, सबसे पहले जो भी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज है, सिक्योर्ड यानी जिसके अगेंस्ट मैंने कोई चार्ज रखा है असेट पे, यानी मैंने कोई असेट गिरवी रखा है। जैसे मैंने लोन लिया था एक बैंक से, जिसके अगेंस्ट मेरी बिल्डिंग गिरवी रखी हुई है, तो पहले वो बिल्डिंग बिकेगी और उसका सारा पैसा बैंक लोन को पे हो। सिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड हो गया, फिर हम किसके पास जाएंगे, अनसिक्योर्ड वालों के पास, यानी जिसको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी। उसको पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो पार्टनर का लोन पे होगा। अगर पार्टनर ने कैपिटल के ऊपर कुछ बिजनेस को ट्रांसफर किया है तो वो लोन पे होगा। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल पे होगा, यानी सबसे लास्ट में आपका कैपिटल आपको मिलेगा, वो भी अगर पैसे बचे तो। समझ आ रहा है, याद आ रहा है? अभी ये सब में ना आपको टोटल 3 से 4 केसेस है। केस 1, जब सब पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट होते हैं यानी सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, 11th स्टैंडर्ड बेसिक कंसेप्ट। सॉल्वेंट यानी उसके पास पैसे है, असेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट इट्स लायबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो बंदा बैंकरप्ट हो जाए, जिसके पास पैसे ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। याद आ रहा है क्या? तो अगर सॉल्वेंट है सारे पार्टनर्स, तो हो सकता है मेरे को पैसे मिलेंगे, बजाज को पैसे देने, हो सकता है ना। तो वो सब सॉल्वेंट है दोनों, तो पैसे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, बेसिक सम होता है। फिर एक सम होता है जहाँ पे एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाए। मैं, बजाज और कबीर, हम तीनों ने एक पार्टनरशिप की थी, जिसमें से कबीर इंसॉल्वेंट हो गया। क्या है दीदी, ठीक है, मैं इंसॉल्वेंट हो गई, तो मेरी इंसॉल्वेंसी में दिख रहा है कि मुझे 7,000 बिजनेस को पे करना है। मेरे तो हाथ खड़े हैं, मैंने दिवाला निकाला, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कौन पे करेगा? बजाज और कबीर। कौन से रेशियो में? इनके पीएसआर में। इसमें ओल्ड न्यू नहीं होता है, इसमें एक ही रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये दोनों पे करेंगे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 3, मैं, बजाज और कबीर पार्टनरशिप में थे, मैं भी इंसॉल्वेंट हो गई, बजाज भी इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमारी डेफिशिएंसी यानी जितना हमको पे करना है, हमको कम पड़ रहा है, वो कौन पे करेगा? कबीर पे करेगा। अब रेशियो का तो सवाल ही नहीं आता है, वो अकेला पे करेगा। केस 4, जब हम सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब हमारे पास पैसे ही नहीं है,
तो फिर लाइबिलिटीज नहीं पे होगी, जितने पैसे हैं उससे पे हो जाएगी। कैपिटल तो छोड़ ही दो कि किसी को कैपिटल आएगा, लाइबिलिटीज भी पे नहीं होगी, तो वो हम एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट, और उसमें ट्रांसफर कर देंगे कि हम ये पैसे नहीं पे कर पा रहे, हमने हाथ खड़े कर दिए। अभी कोई कोई बच्चा पूछता है फिर दीदी वो क्रेडिटर्स आपके ऊपर केस नहीं करेंगे क्या? बहुत लॉजिकल है, जब आप बिजनेस करते हो और जेन्युइन रीजन से अगर आपको लॉस हो गया है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खोली महाराष्ट्र में, मस्त बहुत बड़े लेवल पे ओपनिंग की, 1.5 करोड़ की मशीनरी मैंने केसवानी से ली थी उधारी पे, सब हो गया, ओपनिंग हो गई, मेरा टर्नओवर बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छा बिजनेस मैंने खोला था। एक हफ्ते में न्यूज़ आई महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन, महाराष्ट्र में प्लास्टिक बनेगा भी नहीं। तब वो जो मैंने मशीन खरीदी है, मैंने जेन्युइन खरीदी थी कि मेरे को बिजनेस करना है, बट अब मुझे लॉस हो गया है, सडनली उठ के गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है, जेन्युइन केस लॉस है, मैं नहीं चुका पा रही हूँ केसवानी को पैसे, मेरे को जेल में थोड़ी डालेंगे यार। समझ में आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और अगर आप अनलेस एंड अनटिल प्रूव नहीं हो जाता है कि मैंने जोरी फ्रॉड किया है, मैं उसके पैसे नहीं चुका रही हूँ, तब तक कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तो आजकल आप देखोगे ना, कोविड के बाद बहुत लोगों ने दिवाले निकाले, बहुत लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मतलब क्या हाथ खड़े किया? मतलब हमारे पास नहीं, अभी जो करना है जाके करो, मारना है मार के जाओ, बाकी हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम बोलते हैं फिर ऐसे इंसान को क्या करने का, कुछ नहीं कर सकते आप। जेन्युइन केस में बिजनेस में अगर उसने लॉस खाया है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये बॉटल्स मुझे लगा बहुत चलेगी, मैंने ये बॉटल इंपोर्ट की, चाइना से इंपोर्ट की, एक बॉटल मेरे को पड़ी है 500 रुपए को। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी न्यू कंसेप्ट है, मैं इंडिया में हजार को बेचूंगी। सडनली कोविड आ गया, या वो वाला ड्राइव चालू हो गया कि बैन चाइनीज गुड, बैन चाइनीज गुड। तो अभी क्या हो गया, मेरे कस्टमर्स बहुत अवेयर हो गए, पढ़ते अगर कहीं पे भी दिखा ना मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना या क्या, खरीद ही नहीं रहे। अब मैंने तो जेन्युइन केस में लिया था, अनुष्का से पैसे उधारी लेके मैंने जेन्युइनली किया था बिजनेस करने के लिए। अब मुझे थोड़ी पता था ऐसे कुछ हो जाएगा, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो जाएगा, अनइवन है, स्टेबिलिटी नहीं है, अब मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो क्या करोगे? मेरे को जेल में थोड़ी डाल सकते हो, मैंने तो जेन्युइन रीजन से बिजनेस किया ना। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? क्लियर है? तो अभी जब बिजनेस बंद हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमने जो एक्सपर्ट अपॉइंट किया है उसको हम सारे असेट्स या सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, सारे असेट्स या सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। तो जो हमारा एक्सपर्ट है वो कौन सा अकाउंट बनाता है? एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाता है, तीसरा कैश अकाउंट बनाता है। याद आ रहा है क्या? हल्का हल्का याद आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, नीचे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स दिए। दीदी ये वाले सम में जर्नल एंट्रीज आएगी कि फुल फ्लेज सम करने को आएगा। अगर एडमिशन में जर्नल एंट्रीज आई तो ये वाला सम आपको फुल फ्लेज करने को आएगा डिसोल्यूशन का। अगर एडमिशन में फुल फ्लेज सम आया तो एक्सपेक्टेड है डिसोल्यूशन में आपको जर्नल एंट्रीज आएगी। बट अगर साइलेंट करो, बट अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल डिसोल्यूशन में ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट या वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट ऐसा समय है ना, इसमें जर्नल एंट्रीज नहीं आती है, इसमें फिर आपको फुल फ्लेज सम ही करना होता है। जब ऑल पार्टनर्स सॉल्वेंट होते हैं ना, वो वाले सम में आपको आता है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो, यानी केस 1। समझ रहा है क्या वो ड्राइंग? समझ रहा है क्या बात कर रही हूँ? पक्का समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या है, सबसे पहले हम सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज को एक्सपर्ट को देंगे। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? बोलो ना, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। बुक्स में से बाहर निकालना है तो क्रेडिट। आप अपने बुक्स से बाहर निकाल रहे हो, रियलाइजेशन वाला एक्सपर्ट अपने बुक्स में ले रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी एसेट हो, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू व्हीकल, टू फर्नीचर, टू इन्वेंट्रीज, टू डेटर्स, जो भी एसेट दिए हुए एक्सेप्ट कैश या एक्सेप्ट बैंक, वो सारे एसेट्स हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू सारे एसेट्स, इनर कॉलम में अमाउंट, टोटल इन दी आउटर कॉलम। याद आ रहा है?
याद आ रहा है? इसके बाद आप क्या ट्रांसफर करोगे? सारी की सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा तो वो, या जनरल रिजर्व होगा तो वो भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग से लिखते हैं। तो आप सारी लाइबिलिटीज शिफ्ट करो तो जर्नल एंट्री लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। शिफ्ट करोगे तो डेबिट, तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी में अगर कोई पार्टनर्स लोन रहेगा तो, मेरा फोन बज रहा है क्या? साइलेंट कर दो। इसी में अगर कोई पार्टनर्स लोन रहेगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम अलग बनाते हैं, याद आ रहा है क्या? एक्स का लोन अकाउंट हम अलग बनाते हैं, बट अगर मिसेस एक्स का लोन दिया हुआ है तो उसको हम नॉर्मल अदर लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं, याद आ रहा है? अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। अगर शॉर्टकट याद दिलाऊं तो क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स डेबिट में आए, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में आए। अब जब असेट बिकेंगे तो असेट क्रेडिट होंगे, जब लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी तो लाइबिलिटीज डेबिट होगी। रीजन क्या है? असेट्स बेचेंगे तो कैश बिजनेस में अंदर आएगा, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, बट असेट फिलहाल पड़ेगा है रियलाइजेशन में, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद आ रहा है क्या? या असेट कोई पार्टनर ने लिया, फर्नीचर था 80,000 का, फर्नीचर था 80,000 का, मैंने बोला वो फर्नीचर मैं लेके जाती हूँ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट द रिसीवर टू असेट, बट वो असेट पड़ा कहाँ है? रियलाइजेशन में, तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में तो क्रेडिट हो रहा है ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल। याद आएगा? पक्का याद आएगा? सर दिख रहे हो मुझे? समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? अभी नेक्स्ट देखो क्या है, जब आप लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हो, क्रेडिटर्स को 50,000 आपने पे किया, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, 11 स्टैंडर्ड बेस एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट डेबिट द रिसीवर टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिटर्स पड़े कहाँ हैं? रियलाइजेशन में, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ रहे हैं? रियलाइजेशन के डेबिट में आया टू कैश। बच्चे कंफ्यूज का होता है, अब तक है ना हम एडमिशन रिटायरमेंट कर रहे थे तो उसमें हम डिफरेंस को लिख रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, याद आ रहा है? 10,000 की मशीनरी दिख रही है, नीचे बोला है रीवैल्यू द मशीनरी एट 15,000, तो हम सिर्फ 5,000 की एंट्री रीवैल्यूएशन में कर रहे थे। प्लीज आप खोल के सम करना, अब ये डिसोल्यूशन का सम है, इसमें जर्नल एंट्री पूरे 15,000 की पास होगी। 15,000 में हमने असेट बेचा है, याद आ रहा है क्या? पक्का याद आ रहा है? इसके बाद आपको दिया हुआ रहेगा पार्टनर्स कैपिटल, उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट की पोस्टिंग होगी, बैलेंस शीट की पोस्टिंग में कोई डाउट है? आरडीडी कभी कभी हम क्या कर रहे थे, डेटर्स लेस आरडीडी दिया हुआ है तो डेटर्स तो हम रियलाइजेशन डेबिट में डाल रहे थे, आरडीडी हम अलग से क्रेडिट में लिख रहे थे। आई हैव चेक्ड क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट्स जिसमें बच्चों ने पूरा सम स्टार्ट टू एंड राइट किया है, सिर्फ बाय आरडीडी लिखना भूल गए, जिसकी वजह से आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है, एक इफेक्ट ही नहीं दिया। तो प्लीज ध्यान देना, डेटर्स या तो सीधा ही उधर आरडीडी माइनस करके बाहर वाला अमाउंट लिखो, या तो फिर पूरा का पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आरडीडी का बाय साइड लिखो रियलाइजेशन में। क्यों? डेटर्स में से माइनस किया यानी डेबिट में से माइनस किया, यानी उसका कौन सा इफेक्ट है? क्रेडिट इफेक्ट है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स लिखते जाओगे तो आपको बाद में याद आएगा, नहीं तो ऐसे बैठ के सुनोगे भूल जाओगे, लिखते जाओ छोटी छोटी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, सारे असेट्स हमको भी नीचे दिया हुआ है, असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। डेटर्स आपने 50,000 में रियलाइज किया, मशीनरी आपने 80,000 में रियलाइज किया, रियलाइज किया यानी बेचा। असेट्स बेचेंगे तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, बट असेट्स पड़े कहाँ हैं? रियलाइजेशन में, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
लाइबिलिटी अगर हमने पे की तो एंट्री लाइबिलिटीज टू कैश, बट लाइबिलिटी पड़ी कहाँ है, रियलाइजेशन में, तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। ये पार्टनर ने लाइबिलिटी ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। याद आ रहा है क्या, क्रेडिट द गिवर, अभी वो गिवर है, लाइबिलिटी वो पे करेगा। समझ में आ रहा है, इजी है। डेटर्स सारे असेट्स आपने रियलाइज कर दिए। इसके बाद होगा आपको लाइबिलिटीज पे करनी है। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट होता है लाइबिलिटीज का। कैसे, आपको है ना बैलेंस शीट में दो लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बैंक लोन, बट नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया है क्रेडिटर्स वर पेड एट 80,000। बैंक लोन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है, तो हम एग्जाम के स्ट्रेस में होते हैं, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम बहुत स्ट्रेस है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स लिखा है, क्रेडिटर्स को पे कर देंगे, बैंक लोन हमसे स्किप हो जाता है क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, इसके बारे में बैलेंस शीट के अलावा कहीं लिखा ही नहीं है। तो प्लीज सी दैट पूरा सम टैली करने से पहले लाइबिलिटी सारी पे ऑफ हुई है कि नहीं, लिख के रखो। प्लीज चेक बिफोर टैलिंग ऑल लाइबिलिटीज आर पेड और नॉट। 110% इधर मिस्टेक होगी होगी, बहुत बड़ा लूप होल है ये मिस्टेक होने का। प्लीज सी दैट ऑल लाइबिलिटीज आर पेड बिफोर टैलिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम जितने पे था लाइबिलिटी उतने पे पूरा पे कर देंगे। याद आ रहा है क्या? अभी क्रेडिटर्स 80,000 पे हो गए तो बैंक लोन का क्या करेंगे? जितने पे दिया है उतने पे हम पे कर देंगे। बैलेंस शीट में जो वैल्यू पे बैंक लोन दिया उतने पे हम पे कर देंगे। मैं ना आरडीडी पे अभी भी कंफ्यूज हूँ। क्यों? डेटर्स पे हम लोग जब मेंशन करते हैं तो हम लोग 2 डेटर्स लिखेंगे असेट साइड पे, रियलाइजेशन डेबिट में इनर कॉलम वाला। जैसे आपको दिया है डेटर्स 50,000 लेस आरडीडी 5,000, बाहर दिया है टोटल 45,000। तो एक तरीका है लिखने का, आप रियलाइजेशन में लिखोगे 2 डेटर्स 50,000 बाय आरडीडी 5,000। नेट इफेक्ट कितना गया? हाँ, तो नेट इफेक्ट कितना गया? 45,000 डेबिट का। दूसरा आप सीधा ही लिखो 2 डेटर्स 45,000। अच्छा, पूरा डायरेक्ट वो भी राइट होगा, फिर आरडीडी का एंट्री नहीं होगा, बट बेटर प्रेजेंटेशन जो आपका टेक्स्ट बुक फॉलो करता है वो क्रेडिट साइड बाय आरडीडी लिखता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसको कोई डाउट है? कोई डाउट है? पक्का बढ़ूं आगे। अब नेक्स्ट आपको दिया है रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड असेट दिया है। देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड शेयर ऑफ 800 सोल्ड नाउ। तो ये शेयर तो कहीं ऊपर आई नहीं, सडनली आ गई है और हम उसको बेच रहे तो बेच दो, बेचेंगे तो कैश बिजनेस में अंदर आएगा। तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, शेयर कहाँ डालेंगे फिलहाल? रियलाइजेशन में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। होता है ना, इतने बड़े लेवल पे हम बिजनेस करते हैं कि एक छोटा मोटा असेट रिकॉर्ड करना रह जाता है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो रियलाइजेशन में आएगा बाय कैश, रियलाइजेशन में आएगा बाय कैश। कैसे? असेट जब भी बिकता है तो क्रेडिट ही होता है ना। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अभी जैसे कि मेरा एक कोर्ट केस था, मैं हार गई, मेरे को 50 लाख की पेनल्टी पड़ी है। पक्का नहीं था, मेरे को लग रहा था नहीं पड़ेगी, तो मैंने इसको नीचे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिखा के छोड़ दिया। कॉन्टिंजेंट हैपनिंग डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट की हो सकता है मुझे 50 लाख की लाइबिलिटी है, मैंने सिर्फ नीचे नोट्स में दिखा दिया। अब सच्ची में वो लाइबिलिटी आ गई, ऊपर बैलेंस शीट में तो वही है ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कहाँ पे दिखाएंगे? पे करना है, पे तो करना है पूरा सब टैली करने से पहले। तो एंट्री अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टू कैश। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फिलहाल कहाँ है? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन टू कैश। याद आएगा? पक्का याद आएगा। नेक्स्ट अभी मैं जा रही हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। मैंने फर्नीचर बेचना है, मैंने बिल्डिंग बेचना है, तो वैल्यूअर को बुलाना पड़ेगा, थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह, इन सबको कंबाइन करके मैं बोलती हूँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस। 5,000 रुपये मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्चा आया है। एंट्री एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन में डेबिट में आप लिखोगे टू कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
कैश में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। याद आ रहा है? यही अगर बजाज ने बोला मैं पे कर दूंगा, आप मत पे करो, मैं अपना पर्सनल पे कर दूंगा, एक पार्टनर ने बोला मैं पे कर दूंगा, तो एक्सपेंस तो अभी भी है ना वो बिजनेस का। पार्टनर पे कर देगा मतलब पार्टनर ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि तुम भूल जाओ ये खर्चा मैंने अपने ऊपर लिया है। वो बोल रहा है फिलहाल मैं पे करता हूँ, तो बिजनेस का तो खर्चा है, तो बिजनेस में तो आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, टू कैश की जगह आएगा अभी टू पार्टनर। समझ में आ रहा है? तो रियलाइजेशन में टू पार्टनर, पार्टनर में बाय रियलाइजेशन। इजी है, पक्का इजी है। यहाँ तक किसको कोई डाउट है? प्लीज आस्क मी डाउट्स। एक बार ऊपर से देख लो। कंसेप्ट नंबर 1 है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया पहले टैक्सेस पे होते हैं, फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर इंटरनल लाइबिलिटीज यानी पार्टनर्स लोन वगैरह, लास्ट में पार्टनर का कैपिटल अगर वो भी कैश बचा तो। इसके बाद असेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। कंसेप्ट 3 लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। कंसेप्ट 4 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आरडीडी वगैरह रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। कंसेप्ट 5 अगर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिख रहा है तो उसको पार्टनर्स में डालते हैं। इसके बाद अगर डेबिट साइड में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी असेट्स में अगर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसको या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको असेट में दिख रहा है, इसको कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। या अक्यूमुलेटेड लॉस से याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन या डिस्पोजल ऑफ असेट्स। असेट्स बेचा, ये एंट्री सिखाई मैंने। नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे किया, ये भी एंट्री सिखाई। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी सिखाई। अब नेक्स्ट है आपके इसमें पार्टनर्स लोन। टैली स्टार्ट करने से पहले चेक करना पार्टनर्स का लोन जो पीछे हमने वर्किंग नोट में बनाया है वो पे करना है। पार्टनर का लोन पे करेंगे तो एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश। याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट अभी सबसे पहले आप रियलाइजेशन टैली करोगे, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में शिफ्ट करोगे। पार्टनर्स लोन सबसे पहले पार्टनर्स लोन टैली होता है। प्रॉफिट या लॉस उसका अगर कुछ बैलेंस यूजुअली तो टैली हो जाता है, सपोज अगर बच जाता है तो वो रियलाइजेशन में शिफ्ट होता है। फिर रियलाइजेशन टैली होता है, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। रियलाइजेशन में टू प्रॉफिट तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बाय प्रॉफिट, डेबिट इधर क्रेडिट इधर। रियलाइजेशन में बाय लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है टू लॉस। याद आ रहा है क्या? उल्टा सीधा मतलब क्या ना, प्रॉफिट डेबिट होता है रियलाइजेशन में, कैपिटल में क्रेडिट होता है। क्यों? कैपिटल बैलेंस को बढ़ाएगा ना प्रॉफिट और क्रेडिट। याद आ रहा है? फिर हम पार्टनर्स कैपिटल टैली करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अगर टैली हो गया फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश या टू बैंक। याद आ रहा है? टू कैश टू बैंक या बाय कैश बाय बैंक, जो साइड आ रहा है उसका ऑपोजिट इफेक्ट कैश में डालेंगे। सपोज आ रहा है ए के कैपिटल अकाउंट मैंने टैली किया, आया टू बैंक 40,000 तो बैंक में मैं लिखूंगी बाय एस कैपिटल 40,000 और इस सब में लास्ट में क्या टैली होना चाहिए? कैश टैली होना चाहिए। याद आ रहा है? इजी है, पक्का इजी है। जर्नल एंट्रीज करने आएगी, पक्का आएगी। अभी देखो सिर्फ एक एडजस्टमेंट अभी और सिखा दो। लिखो एक क्वेश्चन, पार्टनर्स है ए बी सी, रेशियो है 1:1:2। ठीक है, अभी पार्टनर सी इंसॉल्वेंट हो गया। कौन इंसॉल्वेंट हो गया है? पार्टनर सी। उसने हाथ खड़े किए कि मैं पैसे नहीं दूंगा। कितने रिसीव थे या उसकी डेफिशिएंसी कितनी है? टैली करते हैं। अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर रहेगा तो सबसे पहले कौन सा टैली होता है? वो इंसॉल्वेंट पार्टनर टैली होता है। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को हमने टैली किया, दिख रहा है कि उससे मुझे 80,000 रुपीज लेने हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी है? 80,000 रुपीज। लिखो डेफिशिएंसी ऑफ सी 80,000 व्हेन सी बिकम्स इंसॉल्वेंट।
ये 80,000 वो मुझे नहीं दे रहा, तो कौन देगा? ए और बी। ए और बी। कौन से रेशो में? 1:1। तो कितना कौन देगा, कितना? 40 ए देगा, 40 बी देगा। समझ में आ रहा है? तो एंट्री बताओ क्या होगी इसकी? उसकी डेफिशिएंसी पे करने की एंट्री या बताओ, अगर वो खुद ही पे करता, सी खुद ही अपनी डेफिशिएंसी पे करता, तो एंट्री क्या होती? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। कैश या बैंक पैसे अंदर आते, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सी, क्रेडिट द गिवर। अभी सिर्फ कौन बेयर कर रहा है वो डेफिशिएंसी? ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। ए बी और सी 3 पार्टनर्स, रेशो लिखो अभी 5:3:2। 1,60,000 है, 1,40,000 करो, 1,40,000 डेफिशिएंसी है बी की। तो बताओ कैसे करोगे? 5:2 में पे होगा। 5:2 में कौन पे करेगा? ए और सी पे करेगा। तो बताओ कौन कितना पे करेगा? $1 lakh और 40,000। 1 लाख और 40,000 आ रहा है क्या? A 1 lakh, C 40,000। चेक कर जरा, देखो मैं क्या कर रहा है। हो गया यार, क्या हो गया? तीनों चीजें रूलिंग करो ना, हो गई। ए और अकाउंट Doubt 10 है तो। पेजेस करो। हाँ मैं बताती हूँ जब तक करो। ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी, ए अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये दुकान में क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? सेम ट्रेडिंग जैसे ही करते हैं, बड़ा अमाउंट राइट साइड आया तो प्रॉफिट लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 5:3:2। ए की डेफिशिएंसी है 10,000, बी की डेफिशिएंसी है 40,000। दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। ए की कितनी है? 10,000, बी की है 40,000। दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। तो अभी किसके सर? सी पे करेगा। तो रेशियो का कोई संबंध है क्या? नहीं। आपका टेक्स्ट बुक क्या करता है पता है? पहले आपका टेक्स्ट बुक ए को कंसिडर करेगा और उसकी डेफिशिएंसी बी और सी में स्प्लिट करता है। बी पहले खुद इंसॉल्वेंट और उसको आप ए की इंसॉल्वेंसी चढ़ाओ, फिर बी भी इंसॉल्वेंट है तो बी का अमाउंट सी को ट्रांसफर करो। तो क्यों ये खेलते बैठने का? सीधा ए और बी की डेफिशिएंसी किस में डाल देंगे हम? सी में। एंट्री सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इजी है। लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, जब सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। आ जाओ एक बार कंसेप्ट नंबर 14 पे। अगर क्वेश्चन में दिया ऑल, अच्छा एक है ना एडजस्टमेंट आती है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड टू बी गुड। बच्चे मेरे को पूछते हैं इसका मतलब आरडीडी का यूज नहीं है। अच्छे लोग क्या बोल रहे हैं? ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड टू बी गुड, यानी डेटर्स ने सारे पैसे दिए, आरडीडी की जरूरत नहीं पड़ी। आरडीडी क्या होता है? जो हम पैसा सेट असाइड करके रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी हो सकता है मेरे को पैसा नहीं दे, तो मैंने जो क्रेडिट होगा ना, तो मतलब डेटर्स 50,000 थे, लेस आरडीडी 5,000 था, बाहर आया था 45। अब मैंने बोला ऑल डेटर्स आर गुड, यानी पूरे 50,000 मुझे आ जाएंगे। कैश टू रियलाइजेशन 50-50। हाँ एक और चीज आई वांट टू टेल यू, अगर कोई असेट दिया है
जो बिका नहीं है। असेट दिया है ऊपर बैलेंस शीट में, मशीनरी दी है 40,000, बट नीचे उसके बारे में कोई भी बात नहीं की होती, तो जबरदस्ती नहीं बेचो, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये असेट बिका ही नहीं है, छोड़ देना है, टोटली इग्नोर कर देना। ये कभी आया है सब? हाँ, ये भी सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई इज वेरी करंटली अपडेटेड। सीबीएसई क्या अज्यूम करती है कि सपोज वो मशीनरी थी 40,000 की, वो असेट बिका नहीं है, मतलब नीचे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, तो 40 की मशीनरी 40 पे ही बिकी है, ऐसे वो अज्यूम करते हैं और असेट भी बेचते हैं। जैसे हम सारी लाइबिलिटीज क्लियर ऑफ करते हैं ना, वैसे सीबीएसई सारा असेट्स भी रियलाइज करता है। बट हम किस में हैं, हम स्टेट बोर्ड में, हम कौन से लेवल पे, हम इजी लेवल पे। तो जो असेट बिका जिसके बारे में क्लियरली दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है। इसके बाद बच्चों को डाउट कहाँ आता है, असेट्स में दिया है गुडविल 40,000, दीदी डिसोल्यूशन में गुडविल टेंशन, जैसे हम नॉर्मल सम कर रहे हैं वैसे ही गुडविल रियलाइजेशन में डालो, बिका है तो नीचे लिखो, मतलब पे ऑफ गुडविल रियलाइज हुआ है तो रियलाइजेशन क्रेडिट में, नहीं हुआ है तो टोटली इग्नोर। याद आएगा, याद आएगा। तो सुनो मैं क्या बोली हूँ, डिसोल्यूशन में जिस असेट्स के बारे में दिया है सिर्फ वो ही बिकता है, बट लाइबिलिटीज के बारे में दिया हो या नहीं दिया हो, पे ऑफ करना है मतलब करना है। समझ में आ रहा है, जिस असेट्स के बारे में क्लियरली दिया है वो ही असेट्स बिके है, बाकी असेट्स को इग्नोर करना है। बट लाइबिलिटीज के बारे में अलग से दिया हो या नहीं दिया हो, साइलेंट भी हो क्वेश्चन तो भी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ होती है। समझ में आ रहा है, इजी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, पहले ये बताओ, ऑल डेटर्स वर कंसीडर्ड टू बी गुड, इसमें आरडीडी का क्या करेंगे? कुछ क्रेडिट नहीं ना करना है। ना डेबिट ना क्रेडिट। आरडीडी तो जब हमने बैलेंस शीट की पोस्टिंग की, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू डेटर्स 50,000 बाय आरडीडी 5,000। अब डेटर्स पूरे 50,000 रियलाइज हो रहे हैं तो बाय डेटर्स या बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स रियलाइज 50,000। आरडीडी तो क्रेडिट ही होगा ना? जैसे हम ओरिजिनल पोस्टिंग करते हैं वैसे इजी है। अभी कोई प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब सब पार्टनर्स ने हाथ खड़े कर दिए। अगर सब पार्टनर्स हाथ खड़े कर देते हैं ना, तो हम हर एक लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, याद आ रहा है, प्लस एक कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाते हैं। बट एक ट्रिक क्या है, वैसे हम लोन का अलग अकाउंट बना रहे थे अगर पार्टनर्स लोन रहेगा तो, अब अगर पार्टनर्स लोन होगा तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि हमको पता है हम लाइबिलिटीज ही नहीं पे कर पा रहे, तो लोन कहाँ से पार्टनर का पे करेंगे, वहाँ नीचे तो स्टेप्स में हम पहुंचेंगे ही नहीं, पैसे बचेंगे ही नहीं तब तक। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तो आ जाओ एक बार कंसेप्ट नंबर 14 पे, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले ट्रांसफर सन्ड्री असेट्स टू रियलाइजेशन, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। फिर ट्रांसफर लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। सॉरी सारी लाइबिलिटीज का क्या करना है, सेपरेट अकाउंट ओपन करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारी लाइबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट ओपन करना। फिर हम क्या करेंगे, सारे एसेट्स बेचेंगे जो जो हमको क्वेश्चन में दिया है। फिर अब सबसे पहले क्या टैली करेंगे, कैश बैंक टैली करेंगे और देखेंगे कुछ पैसे बच रहे हैं क्या। तो मैंने कैश बैंक टैली किया तो मुझे दिख रहा है मेरे पास 50,000 है, और देख रही हूँ लाइबिलिटीज कितनी है, तो बिल्स पेएबल है 50,000, क्रेडिटर्स है 30,000। अगर पूरा का पूरा बिल्स पेएबल वाले को दे दिया तो वो नाराज हो जाएगा, क्रेडिटर्स पूरा का पूरा क्रेडिटर्स को दे दिया तो बिल्स पेएबल वाला नाराज हो जाएगा। तो हम किस में करेंगे, रेशियो में डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स के रेशियो में। लिखो एक क्वेश्चन, सपोज ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब थोड़ा एसेट शिफ्ट हो जाओ, suppose all partners are insolvent and creditors balance है 50,000, bills payable है 30,000। अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास सिर्फ 40,000, कैश अवेलेबल 40,000। तो अब क्या करें, क्रेडिटर वाला मेरा दोस्त है तो पूरा उसको दे क्या,
क्या करेंगे 5:3 के रेशियो 5:3 के रेशियो में 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे? अवेलेबल बैलेंस 40,000, उसके दो पार्ट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। याद आ रहा है पीछे वर्किंग नोट? हाँ गाइस आर यू अलाइव? यस सब लोग बोलो जिंदा हो। हो क्या? हाँ हाँ कितना आ रहा है? 25,000 25 और 15 आ रहा है क्या? तो कैश अकाउंट में हम बनाएंगे बाय क्रेडिटर्स 25,000, बाय बिल्स पेएबल 15,000। कैश अकाउंट भी टैली हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी अकाउंट्स बचे हैं सब टैली करते जाओ। बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालते जाएंगे? कैपिटल डेफिशिएंसी में। लास्ट में क्या टैली हो जाएगा? कैपिटल डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। याद आ रहा है? अभी मेरे को क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी करना है। मैं बोलूँगी दो लाइबिलिटीज है, एक बैंक लोन है और एक क्रेडिटर्स है। बट बैंक लोन सिक्योर्ड है मशीनरी से, तो पहले बैंक लोन पे तो मशीनरी से जितना भी पैसा निकलेगा ना पहले बैंक लोन को पे ऑफ कर देना। समझ में आ रहा है क्या? और थोड़ा ट्रिकी करना है। बैंक लोन 50,000 का है, मशीनरी 40 में ही बिकी, तो 10 तो मशीनरी से कितना निकला? 40। पहले वो किसको पे करेंगे? बैंक लोन को पे कर देंगे। अब बचा बैंक लोन कितना? 10,000। तो रेशियो में बैंक लोन का रेशियो क्या आएगा? 10,000 क्रेडिटर्स जितने भी है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? पूरा चैप्टर ओवर। कोई डाउट है? प्लीज आस्क डाउट। बोलो ना। नहीं? बंद करो, बंद कर दो सर।